कल इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो तीसरा वनडे खेला गया, जो डिसाइडर मैच था सीरीज का, उसमें जो विकेट, अगर आप लोगों ने मैच देखा हो तो वो विकेट बिल्कुल वैसा ही था जैसा वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो विकेट था। क्योंकि विकेट में बॉल बिल्कुल भी बल्ले के ऊपर नहीं आ रही थी और विकेट में बिल्कुल भी पेस नहीं था, खासतौर पे जब तक इंडिया बैटिंग कर रही थी। इनफैक्ट ये इस मामले में भी बिल्कुल उसी विकेट का रिप्लिका लग रहा था, क्योंकि बाद में जब बैटिंग जिस तरह से वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने की थी, तो वहां पे भी विकेट थोड़ा सा आसान हो गया था बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि बॉल बैट पे आने लगी थी। और कल के मैच में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उल्टा हुआ। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि साउथ अफ्रीका का जो कैप्टन था एडम मार्करन, वो उस तरह से कप्तानी नहीं कर पाया जिस तरह से पैट कमिंस ने की थी। और प्लानिंग इन लोगों की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। विकेट के बारे में मुझे नहीं पता इन लोगों को कुछ पता था या नहीं पता था, या विकेट को ये अच्छी तरह से समझ पाए थे या नहीं। लेकिन इंडिया ने बैटिंग थोड़ी सी बेटर की, और वही अफसोस होता है इसी बात का कि ये लोग वर्ल्ड कप फाइनल में भी इस तरह से बैटिंग कर सकते थे। हालांकि जो मिडिल ओवर्स में जो बैटिंग हुई है, जो तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने की है, वो तो बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी कि विराट कोहली और केएल राहुल ने की थी। लेकिन इस मामले में ये ज्यादा बेटर रही क्योंकि संजू सैमसन ज्यादा लंबा खेलता हुआ गया, और संजू सैमसन ने मौके को बहुत अच्छी तरह भुनाया। जितना हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि वो मौकों का फायदा नहीं उठाता है, उसने कल के मौके का भरपूर फायदा उठाया, जो कि उसको पिछले मैच में भी करना चाहिए था। जो सेकंड मैच था उसमें भी उसको भरपूर उठाना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर पाया। लेकिन चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि सेंचुरी तो एक बड़ा माइलस्टोन मानी जाती है। और वो जो रिकॉर्ड में जाता है वो ये है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो सेंचुरी मारी है, उसकी वजह से इंडिया सीरीज जीती। तो ये तो खैर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्रेडिट है संजू सैमसन के लिए। और संजू सैमसन के फैंस को भी अब बहुत दिनों बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ होगा कि संजू सैमसन ने रन बनाए। क्योंकि देखिए, आप संजू सैमसन को ब्रिंग बैक संजू सैमसन, और संजू सैमसन को के साथ ज्यादती हो रही है और ये सब हो रहा है, वो हो रहा है। तो अल्टीमेटली 2021 में जब संजू सैमसन ने अपना डेब्यू किया था इंटरनेशनल इंडिया के लिए, तो क्या रीजन है कि उसके बाद से वो सिर्फ 16 वनडे मैचेस ही खेल पाया। तो अल्टीमेटली ये है कि एक दो मैचेस में परफॉर्म करने के अलावा उसने कभी परफॉर्म किया ही नहीं। और कल के मैच में मुझे बहुत खुशी है कि उसने बहुत अच्छा स्कोर किया। और उसका तो मुझे तो काफी कुछ रिजेम्बलेंस रोहित शर्मा की तरह लगता है। उसका बैटिंग स्टाइल जो है, उसके पास जो उसकी जो टेक्निक है, और रोहित शर्मा की तरह ही ऐसा लगता है कि उसके पास भी ज्यादा टाइम है बॉल को खेलने का। मतलब वो पहले अपनी पोजीशन में आ जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क जो है कि कब कौन सा शॉट खेलना है और कौन सा नहीं खेलना है, ये संजू सैमसन ने अगर पहले से थोड़ा सा कुछ कंट्रोल अपने ऊपर कर लिया होता, तो आज संजू सैमसन परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड प्लेयर होता है इंडियन टीम में। और मुझे तो लगता है तीनों फॉर्मेट्स में। तो खैर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब देखते हैं संजू सैमसन का क्या होता है, क्योंकि अब वनडे मैचेस तो बहुत दिनों बाद होने वाले हैं, और ऐसा ना हो कि संजू सैमसन को फिर भुला दिया जाए। अब उसके लिए आईपीएल में भी अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडियन टीम का सिलेक्शन आईपीएल से ही होता है, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट हो। तो ये अब संजू सैमसन को देखना पड़ेगा कि आईपीएल में वो किस तरह से परफॉर्म करता है और किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस बना के रखता है। इंडिया ने रिकॉर्ड बना दिया इसलिए कि ये फिर से तीसरा टॉस भी हार गए। इंडियन कप्तान तो हमेशा से ही टॉस हारते ही हारते हैं। खैर उसके बाद एडम मार्कर ने पहले बैटिंग दे दी इंडिया को। ऋतुराज गायकवाड़ ने जो मौके अपने गंवाए थे, उसकी वजह से उसको टीम से निकाल दिया गया। अब कोई कुछ भी कहे कि वो उसके हाथ में चोट लग गई या वो लग गई, लेकिन मुझे लगता है कि अब तीसरा मैच था, और तीसरे मैच में किसी को तो मतलब मौका देना था। यजुवेंद्र चहल को तो नहीं खिलाया, तो बेचारे को नहीं खिलाया। लेकिन अब किसी को तो मौका दें, तो वो रजत पाटीदार को खिलाया, और रजत पाटीदार ने बहुत अच्छी बैटिंग की। रजत पाटीदार काफी अच्छा है। हमने जो आरसीबी के साथ जब वो था, तब हमने देखा है उसको बैटिंग करते हुए। वो अच्छा अटैकिंग बैट्समैन है, और उसने बहुत अच्छी शुरुआत की, मतलब काफी अटैकिंग खेल रहा था। लेकिन अब
फ्लो में आ जाता है बैट्समैन तो कभी कभी फिर बॉल मिस हो जाती है, कनेक्ट हो गई होती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन अब ठीक है, इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। फिर साई सुदर्शन को तो बहुत ही बैड लक रहा। साई सुदर्शन जिस तरह से आउट हुआ है वो अंपायर्स कॉल के ऊपर, ये तो मैं सीरियसली, मेरे रिजर्वेशन है इस अंपायर्स कॉल के ऊपर। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि अंपायर्स कॉल में जब तक मोर देन 50% बॉल ना हिट कर रही हो स्टंप्स को, तब तक आउट नहीं दिया जाना चाहिए। ये पता नहीं क्यों इन लोगों ने ये चेंज किया, ये पहले तो था ये रूल, अब पता नहीं, अब मतलब जरा सा वो क्लिप कर रही है बेल को और उसमें भी अंपायर्स कॉल पे दे देते हैं। ये अंपायर्स को भी जिस टाइम ये अंपायर्स कॉल इस तरह की आती है उसके बाद इनको कान पकड़ के माफी मांगना चाहिए अपनी, और उसके बाद उंगली उठाना चाहिए कि मतलब डिसीजन तो आपका गलत है ना। यहाँ बेसिकली जो बेनिफिट ऑफ डाउट जो बैट्समैन को जाना चाहिए वो तो बिल्कुल भी, वो पर्पज ही डिफीट हो जाता है। आप इस तरह से अगर किसी बैट्समैन को आउट देते हैं और वो भी बॉल ट्रैकिंग के ऊपर, क्योंकि वहां देयर इज नॉट इनफ डेटा वंस द बॉल हैज हिट द पैड्स ऑफ अ बैट्समैन एंड द डिस्टेंस थ्रू विच इट हैज टू ट्रेवल बिफोर हिटिंग द स्टंप्स, there is not enough data to make a conclusive decision that the ball will hit with this much of confidence and with this much of percentage of ball। तो वो जब इतना ज्यादा कम उसमें हिट करने की प्रोबेबिलिटी रहती है तो ऐसे में तो बैट्समैन को बेचारे को बहुत ही दुर्भाग्यशाली हमको करार देना चाहिए कि ये नॉट आउट ही रहना चाहिए। और वो चाहे इंडिया का बैट्समैन हो या कोई फॉरेन का बैट्समैन हो। आईसीसी मुझे लगता है कि इसके बारे में सीरियसली कुछ करेगी, क्योंकि प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और प्लेयर्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कमेंटेटर्स और ये जो टेक्निकल कमेटीज हैं इन लोगों को करना चाहिए, बोर्ड्स को लेना चाहिए आईसीसी के साथ कि इस रूल को चेंज किया जाना चाहिए। खैर उसके बाद में जब ये तिलक वर्मा और संजू सैमसन बैटिंग कर रहे थे, वो उसके पहले केएल राहुल जिस तरह से आउट हुआ है, केएल राहुल जब ऐसे आउट होता है ना, मतलब उसने मारा पुल करने की कोशिश की, बॉल का अंडर एज लग के थाई पैड में लगा और फिर कीपर ने पकड़ लिया। तो मुझे लगता है कि केएल राहुल का एक रिकॉर्ड है, बल्कि होगा एक रिकॉर्ड, कि जितने ऊटपटांग तरीके से कोई आउट हो सकता है बैट्समैन, वो सबसे ज्यादा केएल राहुल ही आउट हुआ है। आप लोगों को याद होगा वो टेस्ट मैच में भी ऐसे आउट हो जाता है, वो पुल मारता है, फिर वो शॉर्ट लेग के फील्डर को बॉल लग के बॉल उछल जाती है और फिर कोई कैच पकड़ लेता है, उल्टे सीधे तरीके से ही आउट होता है। जितने ऐसे आड़े टेढ़े मोड्स ऑफ डिसमिसल हैं बैट्समैन के या हो सकते हैं, वो केएल राहुल के साथ ही होते हैं। अब कल के मैच में जिस तरह से वो आउट हुआ, ऐसे कितने बैट्समैन को आपने आउट होते देखा है कि पुल मारने गया, अपनी है थाई पैड में बॉल लगी और कीपर ने कैच पकड़ दिया। तो ये केएल राहुल, और मुझे इससे ये लगता है जब एक बार ये इस तरह से आउट होता है ना, तो फिर इसकी ना ये सीरीज चालू हो जाती है इस तरह से उल्टे सीधे तरीके से आउट होने की। तो मुझे तो डर ही लगता है कि ऐसा ना हो फिर से इसका सीक्वेंस चालू हो जाए। खैर उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। और फिर उसके बाद जो संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने की, अब तिलक वर्मा ने जिस तरह से बैटिंग की है, आप लोगों ने और हमने सबने बहुत अच्छी तरह से सिर धुना अपना। 33 बॉल में 6 रन, 38 बॉल में 9 रन, उसके बाद आपने जाके 75 बॉल में 52 रन बना भी दिए। तो मैं तो ये कहता हूं भैया, फिर इतने सारे बैट्समैन आपको खिलाने का मतलब क्या है? ये अब देखिए, जो पुराने क्रिकेटर्स और ये जो क्रिकेटर्स जो यूट्यूब पे अपना चैनल चला के एनालिसिस करते हैं ना, या दिनेश कार्तिक हो गए या ये अपने आकाश चोपड़ा टाइप के जो ये एक्स प्लेयर्स हैं ना, ये लोग कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये लोग इन प्लेयर से मिलते जुलते रहते हैं, तो कमेंट्री भी करते हैं, फिर इनके इंटरव्यूज भी इनको लेने पड़ते हैं, तो ये कभी भी बहुत ही आउटराइट जाके इनको क्रिटिसाइज नहीं करते। लेकिन कल का जो तिलक वर्मा की जो बैटिंग की अप्रोच थी, वो तो क्रिटिसिज्म के लायक ही थी। आप 38 बॉल में 9 रन बना के खेल रहे हो, अरे भैया मैंने मान लिया कि आप विकेट पे शॉट मारने के लिए बॉल नहीं आ रही थी, शॉट नहीं मार सकते थे आप, लेकिन फिर आपने वही गलती की जो कि विराट कोहली और केएल राहुल ने वर्ल्ड कप फाइनल में की थी। अरे भाई, जब आपको दिख रहा है कि आपको विकेट बचाना है, क्योंकि आप उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते शॉट मार के आप आउट हो जाओ, तो फिर आपको कुछ भी करके फिर आप सिंगल्स और डबल्स लीजिए ना। कौन कह रहा है कि आप एक ओवर में 15 रन बनाने की कोशिश करो, लेकिन आप कम से कम 5-6 रन बनाने की तो कोशिश कर ही सकते हो ना।
मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था, वही 60-70 बॉलों तक एक भी बाउंड्री नहीं पड़ी। और क्या गारंटी है कि बाद में जाके आप रन बना ही लोगे अगर आप विकेट बचा के भी रखते हो। जैसा कि वर्ल्ड कप फाइनल में हमने देखा था कि आप विकेट बचाते भी रहे, फिर आप आउट भी हो गए और बाद में आने वाले बैट्समैन भी रन नहीं बना पाए। कल के मैच में भी ये हो सकता था, लेकिन वो क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स थे वो एक्सपीरियंस नहीं थे। वो पैट कमिंस और वो मिचेल स्टार्क और ये लोग नहीं थे। जो कि पैट कमिंस ने, आपको याद होगा कि उसने तो बिल्कुल आखिरी में सूर्य कुमार यादव तक को रन नहीं बनाने दिए। स्लोअर बाउंसर फेंक फेंक के 115 की स्पीड पे जो बाउंसर फेंके, तो सूर्या के तो बल्ले में ही बॉल नहीं आ रही थी। अल्टीमेटली वो आउट भी वैसे ही हुआ। तो ये कल के मैच में ये बर्गर से और लिजार्ड विलियम और इन लोगों से आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये लोग इस तरह की बॉलिंग करेंगे। हालांकि इस तरह के विकेट पे या किसी भी विकेट पे मैं तो यही बोलता हूं, स्लोअर बाउंसर इज द बेस्ट डिफेंसिव बॉल। कि बैट्समैन कितना मारेगा, कितनी ताकत लगा लेगा, कहां हवा में मार देगा वो उसको। तो खैर, ये तो अब साउथ अफ्रीका जाने और उसके बॉलर्स जाने। तो इंडियन बैट्समैन ने आखिरी में जाके जरूर कुछ रिकवर किया। 10 ओवर में, आखिरी 10 ओवर में इन्होंने 90-93 रन भी बना दिए, तो 296 का स्कोर बन गया। 296 का स्कोर इस विकेट के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अर्शदीप सिंह को जो हम इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसको कुछ समझ में आ गई है और उसने काफी अच्छी बॉलिंग की। इस पूरी सीरीज में ही काफी अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से उसको मैन ऑफ द सीरीज भी डिक्लेयर किया गया। और डर वही था, टोनी डिजोर्जी जो है वो अगर अपना चल जाए, तो हालांकि वो चला भी, लेकिन उसको सपोर्ट कुछ भी नहीं मिला। हेनरी क्लासन जो है वो बिल्कुल ही फेल हो गया इस सीरीज में। उसको तो खैर कैच भी बहुत अच्छा पकड़ा साई सुदर्शन ने, और बॉलर्स ने सभी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। जो डिसअपॉइंटमेंट इस सीरीज में हुआ है, वनडे सीरीज में, वो 2 डिसअपॉइंटमेंट हुए। एक तो ऋतुराज गायकवाड़ और दूसरा अक्षर पटेल। इसने भी, और कुछ हद तक मुकेश कुमार, ये मुकेश कुमार ने भी, अब इसको जो ये इसको बीमारी लग गई है अर्शदीप की, नो बॉल वाली। अर्शदीप ने नो बॉल करना बंद किया, तो अब ये मुकेश कुमार ने करना शुरू कर दिया है। अब इसकी तो उम्र भी कोई इतनी कम नहीं है, इसने तो अच्छा खासा क्रिकेट खेला हुआ है। अर्शदीप कहाँ, अर्शदीप और ये मुकेश कुमार तो मेरे ख्याल से 30 साल से कम का नहीं है, और अर्शदीप 23-24 साल का है। अब इतना ज्यादा तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होने के बाद भी तुम क्रूशल टाइम पे नो बॉल फेंक रहे हो, तो मतलब ये कौन समझाएगा इसको यार। कोचेस पता नहीं क्या करते हैं, इनको बहुत सीरियसली इन लोगों को लेना चाहिए। एक तो बॉल आप कर रहे हो 130-32 की स्पीड पे, उसके बाद नो बॉल भी फेंक रहे हो, तो फिर आपके पास बचत कहाँ रह जाती है। खैर, वो तो बाद में अर्शदीप ने, वाशिंगटन सुंदर ने, इन लोगों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और ये अपना आवेश खान ने भी अच्छी बॉलिंग की। कुल मिला के साउथ अफ्रीका के लिए तो कुछ ज्यादा आसान था नहीं। विकेट उतना ज्यादा ईज आउट भी नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे ड्यू नहीं आती है। लेकिन कुल मिला के इंडियन बॉलर्स ने काफी अच्छी टाइट लेंथ और लाइन की बॉलिंग की, और फील्डिंग हालांकि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है इंडियंस को। कुल मिला के सीरीज तो जीत गए। 2018 के बाद, विराट कोहली के बाद से इंडिया ने वनडे सीरीज जीती है। तो कुल मिला के ये एक तो अच्छा रिकॉर्ड ये हो गया कि भाई चलो, आप T20 सीरीज आपने बराबर कर ली, वनडे सीरीज आपने जीत ली, और अब मुझे लगता है कि जो टेस्ट सीरीज होने वाली है, ये इंडिया को 2-0 से जीतना चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका के मेन बॉलर्स नहीं है और आपकी पूरी टीम है। आपकी पूरी टीम है मतलब, चलो मोहम्मद शामी अगर नहीं भी है तो आपका सिर्फ एक ही बॉलर नहीं है, लेकिन आपके पास बॉलर्स की फौज लगी हुई है, और आपके सारे बॉलर्स बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो आपको ये एक्सक्यूज होना नहीं चाहिए कि आप क्यों 2-0 से ये सीरीज आप नहीं जीत सकते इस बार। अभी तक आप लोग आज तक कोई भी सीरीज नहीं जीत पाए हो, ये वाली सीरीज 2-0 से जीतना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है टेस्ट सीरीज में। 26 तारीख से मैच शुरू होने वाला है, तो मिलेंगे अपन, और उसके पहले अपन मिलेंगे आईपीएल की जो ऑक्शंस हुए हैं उसकी एनालिसिस के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।